नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। देखिए, रात के 9 बज चुके हैं और समय हो गया है आपके पसंदीदा कार्यक्रम जनमत का। एकमात्र ऐसा कार्यक्रम, एकमात्र ऐसा शो जहां आप हर खबर पर पोल के माध्यम से भाग ले सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर वहां अपना वोट करते हैं तो नतीजे हम आपको दिखाते हैं जनमत में। और जनमत में आज जो मुद्दे हैं वो बेहद अहम हैं। वो मुद्दे आपको हम बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर आज क्या मुद्दे रहने वाले हैं जनमत में। कई सारे ऐसे विषयों के बारे में हम बात करेंगे। युवाओं के प्रेरणा स्रोत, महाकुंभ में राजनीति, दिल्ली चुनाव और बेबस सुपर पावर, इसकी हम आज बात करने जा रहे हैं जनमत में। एक एक करके तमाम जानकारी आपको इन तमाम विषयों से संबंधित हम साझा करेंगे और आप समझ पाएंगे कि आखिर क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है ये, कौन कौन से विषय हैं वो हम आपको दिखाएंगे जनमत में। देखिए, आप देख सकते हैं कि कौन कौन से विषय। युवाओं के प्रेरणा स्रोत यानी स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है आज, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। साथ ही साथ में महाकुंभ को लेकर किस प्रकार की राजनीति हो रही है वो हम बताने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ में दिल्ली चुनाव में किस प्रकार की सियासत दिखाई दे रही है उसके बारे में हम बात करेंगे। और जो आग लगी है कैलिफोर्निया में, कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस शहर में, वहां किस प्रकार की स्थिति है, क्यों कहा जा रहा है कि सुपर पावर अमेरिका बेबस हो गया है। एक एक करके तमाम खबरों की तरफ हम बढ़ेंगे, लेकिन शुरुआत हम करेंगे दिल्ली चुनाव की। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में राजनीतिक माहौल पूरी तरीके से गर्म है और सभी पार्टियां अपनी अपनी रणनीति के साथ मैदान में उतर भी चुकी हैं। आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच इस बार मुकाबला काफी दिलचस्प होने की उम्मीद है। इस बीच कांग्रेस ने अपनी तीसरी चुनावी गारंटी के तहत युवा उड़ान योजना की घोषणा कर दी है। इसके तहत युवाओं को 1 साल की प्रशिक्षुता और 8,500 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। कांग्रेस के इस ऐलान से युवाओं को आकर्षित करने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने अपना ध्यान झुग्गी वासियों और वंचित वर्गों पर केंद्रित किया है। पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि बीजेपी झुग्गी वासियों के प्रति असंवेदनशील है और सत्ता में आने पर उनके घरों को उजाड़ देगी। जबकि भारतीय जनता पार्टी ने झुग्गी बस्तियों के लिए अपने घोषणा पत्र को मोदी की गारंटी करार दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वादा किया है कि हर झुग्गी वासी को पक्का मकान मिलेगा। साथ ही उन्होंने अरविंद केजरीवाल और आपको आपदा बताते हुए दिल्ली में बदलाव की अपील की है। इस पूरे चुनावी माहौल में जहां एक और गरीब और वंचित वर्गों को लुभाने की होड़ है, तो वहीं मिडिल क्लास की समस्याएं और उनकी आवाज कहीं दब गई प्रतीत होती है। भाजपा नेता स्मृति ईरानी ने कहा कि दिसंबर 2024 में दिल्ली के संगम विहार इलाके में फर्जी आधार, वोटर और पैन कार्ड बनाने का एक केस दर्ज हुआ था। इस केस की जांच में पाया गया है कि दिल्ली के रोड इलाके में एक दुकान में बांग्लादेशी घुसपैठियों के फर्जी आधार कार्ड बनाने का काम किया जा रहा था। डेटा विश्लेषण के बाद आम आदमी पार्टी के विधायकों का खौफनाक चेहरा सामने आया है। आम आदमी पार्टी के विधायक की मुहर और हस्ताक्षर के साथ कुल 26 आधार अपडेट फॉर्म मिले हैं। इनमें रिठाला विधानसभा से आम आदमी पार्टी नेता मोहिंदर गोयल और बवाना विधानसभा से विधायक जय भगवान के हस्ताक्षर और मुहर मिले हैं। अब 5 फरवरी को होने वाले चुनाव नतीजे तय करेंगे कि दिल्ली की जनता किस पर विश्वास करती है और कौन सा दल राजधानी की सत्ता पर काबिज होगा। लेकिन उससे पहले राजधानी में हुए तमाम वार पलटवार आपको सुनाएंगे, आपको जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है, केंद्रित किया है। दिल्ली और देश के अधिकारों पर आम आदमी पार्टी के सौजन्य से घुसपैठियों का कब्जा देश में चिंता और चर्चा का विषय बना हुआ है। फर्जी आधार कार्ड बनाने, फर्जी पैन कार्ड बनाने और फर्जी वोटिंग कार्ड बनाने की शिकायतों को संज्ञान में लेकर दिसंबर 2024 में दिल्ली के संगम विहार पुलिस स्टेशन में एक केस दर्ज हुआ। इस केस के अंतर्गत जांच में पाया गया
कि सेक्टर 5 रोहिणी दिल्ली में एक दुकान के माध्यम से फर्जी आधार कार्ड तैयार कराए जा रहे थे। जब मालिक से पूछताछ हुई तो ये जानकारी सामने आई कि घुसपैठी और अवैध बांग्लादेशियों के लिए आधार कार्ड तैयार कराने का इस दुकान में माध्यम स्थापित किया गया था। तफ्तीश में आरोपी रंजीत ने अपने सहयोगी अफरोज के साथ अधिकृत आधार केंद्र में और अफरोज के माध्यम से फर्जी जन्म प्रमाण पत्रों को जारी किया ताकि आधार कार्ड बन सके। और दिल्ली में जो चुनाव होने जा रहा है उसमें माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जरूर 100% बीजेपी सत्ता में आने की संभावना है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत बड़ा घोटाला किया है, दारू घोटाला है, बाकी घोटाले हैं, और उन्होंने अन्ना हजारे साहब का नाम बदनाम करने का काम किया है। और मतलब खाली आरोप लगाने का काम अरविंद केजरीवाल साहब करते हैं, और उन्होंने मतलब दिल्ली को कलंकित करने का काम किया है, दिल्ली की इमेज को खतरा पैदा करने का काम किया है। इसीलिए अरविंद केजरीवाल को हटाओ। और अब बात करेंगे महापवित्र महासंगम यानी कि महाकुंभ की, और इस महाकुंभ पर समाजवादी पार्टी की तुष्टीकरण की राजनीति की, जो बार बार हिंदू आस्थाओं और परंपराओं को निशाना बनाने से नहीं चूक रहे हैं। सपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं सुमैया राणा, उन्होंने महाकुंभ पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि बीजेपी इस आयोजन में मुसलमानों की एंट्री बंद कर नफरत फैला रही है। अब सवाल उठता है कि क्या महाकुंभ जैसी पवित्र परंपरा को राजनीति का मंच बनाना उचित है क्या? बीजेपी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम ने राणा के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि मुसलमानों को महाकुंभ में एंट्री जरूर मिले, लेकिन पहले उन्हें गंगा में डुबकी लगानी होगी, शिव की उपासना करनी होगी। महाकुंभ जो भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म का सबसे बड़ा आयोजन है, किसी भी राजनीतिक एजेंडे से परे है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी स्पष्ट किया है कि महाकुंभ केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि भारत की आध्यात्मिक परंपरा का जीवंत प्रमाण है, जिसकी पवित्रता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। लेकिन समाजवादी पार्टी की राजनीति बार बार हिंदू धर्म को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास करती है। मुलायम सिंह यादव के कारसेवकों पर गोली चलाने वाले बयान से लेकर अब सुमैया राणा के इस ताजा महाकुंभ पर उठाए गए सवाल तक ये साफ हो रहा है और ये साफ दिख रहा है एजेंडा तुष्टीकरण का। किस प्रकार से तुष्टीकरण की राजनीति को साधने की कोशिश समाजवादी पार्टी यहां कर रही है। सवाल यह है कि क्या सपा का महाकुंभ पर सवाल उठाना हिंदू परंपराओं का अपमान नहीं है क्या? आइए देखते हैं इस मामले पर नेताओं की क्या प्रतिक्रियाएं आई हैं। जवाब में संगीत सोम ने क्या कहा है, योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा है, सब सिलसिलेवार आपको सुनाएंगे। नहीं लगाएंगे, ना लगना लगेगा, लेकिन पहले मुस्लिमों को आके गंगा में डुबकी लगानी चाहिए, शिव की उपासना करनी चाहिए, फिर वहां स्टॉल लगानी चाहिए। अगर वो इसके लिए तैयार है तो आए। मुस्लिमों का बैन नहीं लगाएंगे, ना लगना लगेगा, लेकिन पहले मुस्लिमों को आके गंगा जी में डुबकी लगानी चाहिए, शिव की उपासना करनी चाहिए, फिर वहां स्टॉल लगानी चाहिए। 2025 12 वर्ष के बाद आने वाला, और इस बार तो 144 वर्ष के बाद विशिष्ट मुहूर्त के साथ जुड़ने वाला महाकुंभ प्रयागराज कल से प्रारंभ हो रहा है। प्रयागराज की धरती पर यानी 13 जनवरी से 26 फरवरी तक 45 दिन का यह भव्य आयोजन कल से प्रारंभ होने जा रहा है। आप याद करिए, इस पूरे आयोजन में 40 करोड़ की आबादी आएगी। 40 करोड़ लोग, 40 करोड़ श्रद्धालु, साधु संत, देश और दुनिया के अतिथि वहां सहभागी बनने जा रहे हैं। 40 करोड़ की आबादी दुनिया के अंदर भारत और चीन के बाद किसी और देश के पास नहीं है। जितनी आबादी एक अस्थायी स्थिति में अकेले प्रयागराज में आने वाली है।
मां गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के त्रिवेणी में संगम में स्नान करने का एक सौभाग्य प्राप्त होगा। लोगों को वहां पर उत्तर प्रदेश को जानने, भारत को जानने, भारत की आध्यात्मिक विरासत को संतों के माध्यम से, उनके शिविर के माध्यम से, उनके अखाड़ों के माध्यम से जानने और देखने का अवसर प्राप्त होगा। वहां पर बहुत सारी चीजें ऐसी दी गई हैं जो पहली बार कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को देखने को मिलेगा। वहां पे अक्षय वट कॉरिडोर भी बना है। देखा आपने संगीत सोम ने क्या कहा। योगी आदित्यनाथ तैयारियों के बारे में बता रहे थे, लेकिन तैयारियों पर अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव के अलावा उनके प्रवक्ता क्या कह रहे हैं, जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात की। सुमैया राणा ने क्या कहा है वो बयान आपको दिखा देते हैं। समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हैं और मुनव्वर राणा की ये बेटी है। इन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के समय में हुआ महाकुंभ ज्यादा अच्छा था, क्योंकि उस दौरान नफरत नहीं फैलाई गई। आजम खान का जिक्र किया इन्होंने ये भी कहा कि आजम खान के हाथ उस वक्त कमान थी और उन्होंने पूरी जिम्मेदारी बड़े अच्छे से निभाई। और महाकुंभ में अब बीजेपी मुसलमानों की एंट्री बंद करके नफरत फैला रही है। ये बयान दिया है सुमैया राणा ने, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता। और जनमत में अब हम बात करेंगे युवाओं के प्रेरणा स्रोत, भारतीय संस्कृति, अध्यात्म और मानवता के प्रतीक स्वामी विवेकानंद जी की। 12 जनवरी 2025 को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती मनाई जा रही है। उनका जीवन और विचार हर किसी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। विवेकानंद जी ने भारतीय दर्शन, वेदांत और योग को पश्चिमी देशों में प्रस्तुत किया और भारत को विश्व पटल पर गौरवान्वित किया। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था। उनका असली नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। बाद में सांसारिक मोह माया को त्याग कर उन्होंने संन्यास लिया और गुरु रामकृष्ण परमहंस के शिष्य बने। उन्हें रामकृष्ण मठ, रामकृष्ण मिशन और वेदांत सोसाइटी की स्थापना उनके द्वारा की गई। 1893 में अमेरिका के शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन में उन्होंने भारत और हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व किया था। विवेकानंद जी की जयंती को युवा दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है। ऐसे में आज का दिन तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि राजभवन में स्वामी विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय युवा दिवस समारोह में वो शामिल हुए। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी योगी आदित्यनाथ ने स्वामी विवेकानंद जी की 163वीं जयंती पर आयोजित राष्ट्रीय युवा दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। स्वामी विवेकानंद को याद किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी स्वामी विवेकानंद जी की 163वीं जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर भारत मंडपम में विकसित भारत युवा नेता संवाद 2025 में भाग लिया। सबसे पहले देश के बड़े नेताओं द्वारा इस उपलक्ष्य में क्या कहा गया वो आपको सुनाते हैं। युवा शक्ति की ऊर्जा से आज ये भारत मंडपम भी ऊर्जा से भर गया है, ऊर्जावान हो गया है। आज पूरा देश स्वामी विवेकानंद जी को याद कर रहा है, स्वामी जी को प्रणाम कर रहा है। स्वामी विवेकानंद को देश के नौजवानों पर बहुत भरोसा था। स्वामी जी कहते थे, मेरा विश्वास युवा पीढ़ी में है, नई पीढ़ी में है। स्वामी जी कहते थे, मेरे कार्यकर्ता नौजवान पीढ़ी से आएंगे, सिंहों की भांति वे हर समस्या का समाधान निकालेंगे। और जैसे विवेकानंद जी का आप पर भरोसा था, मेरा विवेकानंद जी पर भरोसा है। उठो, जागो और तब तक मत रुको।
जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। ऐसे ही ना जाने कितने सारे मोटिवेशनल कोट्स दिए हैं स्वामी विवेकानंद जी। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाई जा रही है। स्वामी विवेकानंद जी के विचार कठिन परिस्थितियों में भी युवाओं को सकारात्मक यानी पॉजिटिव सोच बनाए रखने के लिए प्रेरित करते हैं। ऐसे में उनकी जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पर उसके रूप में मनाया जा रहा है। विवेकानंद जी के शिकागो में दिए भाषण की चर्चा आज भी देश दुनिया में होती है। स्वामी विवेकानंद ने हमेशा युवाओं में नई क्षमताएं और ऊर्जा देखी। वो युवा पीढ़ी के मार्गदर्शक थे। वो शिक्षा को एकमात्र जरिया मानते थे जो आध्यात्मिक ज्ञान और नैतिक बल को मजबूत कर सकता है। उनके अनमोल विचार प्रेरणादायी और युवाओं में नई संकल्प शक्ति का संचार करते हैं। हर साल 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। यह दिन युवाओं की क्षमता और उनकी ऊर्जा को देश की प्रगति के योगदान के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। 12 जनवरी को 1863 में जन्मे स्वामी विवेकानंद जी ने युवाओं के दिल के करीब से छुआ था। उन्होंने देशवासियों के जीवन को समृद्ध करने और अपने जीवन का लक्ष्य इसे बना लिया था। स्वामी विवेकानंद युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत, हृदय में कुछ कर गुजरने के ललक जगाने वाले नेता रहे हैं। इसके साथ ही वो एक गहन विचारक, आध्यात्मिक गुरु और संत के रूप में भी पहचान रखते हैं। गुरु रामकृष्ण परमहंस के शिष्य रहे विवेकानंद जी का हर एक शब्द यंगस्टर्स को यानी युवाओं को नई ऊर्जा से भर देने के लिए काफी है। उनके अनमोल विचार आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन के लोगों की भलाई और देशभक्ति के लिए समर्पित किया था। वो युवाओं के लिए हमेशा एक प्रेरणा देते रहेंगे। उनका कथन था कि युवाओं में लोहे जैसी मांसपेशियां होती हैं, फौलादी नसें होती हैं, जिनका हृदय वज्र तुल्य संकल्पित है। तो इसी के साथ जनमत में आज के लिए बस इतना ही। मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।